नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। जैसे जैसे समय आगे बीतता चला जा रहा है, सीरिया की तस्वीर बदलती जा रही है और सीरिया के बारे में लोगों के विचार और सोच भी बदलता जा रहा है। क्या ये मौका परस्त सोच है? क्या देश मौके का फायदा उठाने चाहते हैं? खास करके अमेरिका, तुर्की, लेबनान जैसे देश, आखिर उनका रवैया अचानक कैसे बदल गया? तुर्की के विदेश मंत्री ने सीरिया के नए नेता से मुलाकात की। ये बैठक तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन द्वारा ये कहे जाने के 2 दिन के बाद हुई कि उनके मंत्री सीरिया में नए ढांचे पर चर्चा करने के लिए दमिश्क का दौरा करेंगे। तुर्की के विदेश मंत्री ने सीरिया के नए प्रशासन के प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन और बशर अल असद के शासन के खत्म हो जाने के बाद युद्ध से ग्रस्त देश के पुनर्निर्माण में मदद का वादा किया। दमिश्क में अपनी बैठक में तुर्की के हाकिम फिदान और सीरिया के शासक अहमद अल शरा ने सीरिया में एकता और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने युद्ध से बर्बाद हुए देश के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों को हटाने का भी आह्वान किया। तुर्की मंत्रालय द्वारा साझा की गई तस्वीरों और फुटेज में फिदान और अलशरा गले मिलते हुए और हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन द्वारा यह कहे जाने के 2 दिन के बाद हुई कि फिदान सीरिया में नए ढांचे पर चर्चा करने के लिए दमिश्क जाएंगे। अलशरा के साथ समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए फिदान ने कहा कि तुर्की आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सवाल वही है, क्या इससे पहले नहीं खड़ा था? जब बशर अल असद की हुकूमत थी तो क्या तुर्की नहीं खड़ा था? उम्मीद है कि सीरिया के सबसे काले दिन पीछे छूट गए और बेहतर दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कहना है फिदान का। बड़ा सवाल कि क्या बशर अल असद के हुकूमत में दिन जो थे वो काले थे, बुरे दिन थे जो अब बेहतर दिन आ गए। बहरहाल फिदान ने कहा कि दमिश्क पर प्रतिबंध जितनी जल्दी हट जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीरिया को अपने पैरों पर खड़ा करने और फिर से बसने के लिए विस्थापित लोगों को वापस लाने में मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अलशरा, जो 2 हफ्ते पहले अल असद की हुकूमत को गिराने और यहाँ की सत्ता संभालने के बाद इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने के बाद से अपना पहला सार्वजनिक समाचार सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया के खिलाफ सभी प्रतिबंधों को हटाने की भी गुजारिश की। हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस समूह के इस प्रमुख ने कहा कि सभी आर्थिक प्रतिबंध हट जाने चाहिए और एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि अब शिकारी चले गए हैं, केवल पीड़ित बचे हैं। सवाल यह कि बशर अल असद क्या शिकारी थे? क्या सीरिया की जनता पीड़ित थी? और अब जो आया है, क्या गारंटी है कि वो शिकारी नहीं होगा? बहरहाल उन्होंने कहा कि अब इन प्रतिबंधों को हटा लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह शासन 50 से ज्यादा सालों से हुकूमत कर रहा था और इनमें से कुछ प्रतिबंध 1970 में लगाए गए थे, इसलिए अब तेज कार्रवाई होनी चाहिए, प्रतिबंधों को जल्दी से जल्दी हटाया जाना चाहिए ताकि इस देश को आगे ले जाया जा सके। सवाल यह है कि देश को आगे ले जाने का मतलब क्या है? आखिर वहां की हुकूमत किस तरीके की सुविधाएं जनता को देना चाहती है? उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों ने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाले एक नए सीरियाई संविधान का मसौदा तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। सीरियाई शरणार्थियों का मुद्दा, सीरियाई संप्रभुता के इजराइल के उल्लंघन, कुर्द पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स यानी वाईपीजी का मुद्दा भी इस एजेंडे में शामिल था। सवाल यह है कि आखिर होगा क्या? यह भी कहा गया कि विपक्ष ने सीरिया में सत्ता पर 13 साल के इस खतरनाक भीषण युद्ध के बाद कब्जा किया, जो 2011 के अल असद के खिलाफ बड़े पैमाने पर निहत्थे विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आखिरकार एक पूरी लड़ाई में बदल गया, जिसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हो गईं। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग शरणार्थी बन गए। फिदान की दमिश्क यात्रा उत्तर पूर्वी सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई लड़ाकों और कुर्द वाईपीजी समूह के बीच लड़ाई के बीच हुई, जिसे अंकारा एक आतंकवादी संगठन मानता है। तुर्की ने कई सालों तक बशर अल असद को हटाने की मांग करने वाले विद्रोहियों का समर्थन किया था, साथ ही लाखों सीरियाई शरणार्थियों की मेजबानी भी की थी और ये उम्मीद थी जिन्हें कि वो घर लौटना शुरू कर देंगे। वहीं पर दमिश्क से रिपोर्टिंग कर रहे अल जजीरा के जरिए खबर निकल के सामने आई कि तुर्की ने नए सीरियाई प्रशासन को मदद की पेशकश की। तुर्की 2011 में विद्रोह शुरू होने के बाद से सीरियाई विपक्ष के सबसे खास
समर्थकों में से एक रहा है। इसलिए अब फिदान दमिश्क में था और उसने केवल राजतंत्र को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। वहीं एक दूसरी तस्वीर निकल के सामने आई, अभी तो तुर्की के नेता, अब दूसरी तरफ लेबनान के डूज नेता का भी दौरा हुआ। अल-शरा ने लेबनान के नेता वाजिद जुम्बलट की भी मेजबानी की, क्योंकि कई सरकारें और सीरियाई समान रूप से नई सीरियाई सरकार के जो वहां पे माइनॉरिटीज है उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हैं, जिसमें कुर्द, ईसाई, अलावी और डूज शामिल है। ये सारी चीजें, ये सारे जो है वो इस्लाम की एक शाखा का पालन करने वाले अल्पसंख्यक है। ये भी कहा गया कि हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने इस्लाम पर गर्व है। इस्लामी माहौल का हिस्सा होने का मतलब अन्य संप्रदायों का बहिष्कार बिल्कुल भी नहीं है। लेबनानी प्रसारक अल जदीद के जरिए प्रसारित स्टेटमेंट में अल-शरा ने जुम्बलट के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा कि इससे अलग उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जुम्बलट सीरिया का दौरा करने और इसकी नई सरकार के नेताओं से मिलने वाले पहले लेबनानी व्यक्ति हैं। जुम्बलट एक काफी तजुर्बेकार पॉलिटिशियन है और प्रमुख डूज नेता भी है। उन्होंने कहा कि अल-असद को हटाना, लेबनान और सीरिया के बीच संबंधों को एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबनान में सीरिया की भागीदारी की एक लंबे समय से आलोचक उनके दशकों पहले अपने पिता की हत्या के लिए अल-असद के पिता पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल-असद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। जुम्बलट ने अल-शरा से कहा कि हम सीरियाई लोगों को अपनी इस महान जीत के लिए अपनी तरफ से उनको सलाम पेश करते हैं और हमको उस लड़ाई के लिए भी हम सलाम करते हैं जो 50 से ज्यादा सालों तक जुल्म और सितम सहने के बाद ये आजादी मिली थी और उसके लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। अल-शरा कहते हैं कि ये अल-शरा, जिन्हें हाल में अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भी कहा कि वो सीरिया के दक्षिण पश्चिमी डूज शहर स्वेदा में एक सरकारी प्रतिमंडल भेजेंगे जो देश के संप्रदायों की तरक्की का सम्मान करने के लिए वहां के समुदायों को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का वचन देगा। उन्होंने कहा कि सीरिया अब लेबनान में निगेटिव हस्तक्षेप का मामला नहीं रहेगा। अल जजीरा संवाददाता सरदार ने बताया कि अल-शरा ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सीरिया में सभी मजहबी और सभी माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बहरहाल ये एक सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या नया प्रशासन माइनॉरिटीज के लिए पूरी तरीके से रहम दिल होगा, क्या नए सीरिया में जो माइनॉरिटीज है उनका जो है रिप्रेजेंटेशन सही होगा। ये सवाल कहीं ना कहीं अहमद अल-शरा से बार बार पूछा जा रहा है। वहीं तीसरी तरफ लेबनान, तुर्की, अब तीसरी कि सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने दमिश्क में राष्ट्रपति भवन में एचटीएस नेता से मुलाकात की। सऊदी अरब के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीरिया के दमिश्क में हयात तहरीर अल-शाम एचटीएस समूह नेता अबू मोहम्मद अल-जुलानी से मुलाकात की और रियाद स्थित अल अरबिया समाचार टेलीविजन चैनल के अगर बात मानी जाए तो यह बताया गया कि सऊदी टीम का नेतृत्व रॉयल कोर्ट के एक सलाहकार ने किया था और ये बैठक पहाड़ की चोटी पर स्थित राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसे आमतौर पर पीपल पैलेस के रूप में जाना जाता है। बैठक की जो तफसील थी वो अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही दोनों पक्षों ने जो है बयान जारी अभी तक नहीं किया है। इसी हफ्ते की शुरुआत में जुलानी ने कहा था कि सऊदी अरब और सीरिया सहयोग और आर्थिक विकास के मामले में दमिश्क के लिए एक ज्वाइंट व्यू यानी साझा दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं। उन्होंने अरबी अशरक अल औसत अखबार से कहा था कि हम खाड़ी देशों में तरक्की, विशेष रूप से सऊदी अरब की इस योजनाओं और दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हम सीरिया के लिए भी इस तरह की तरक्की हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। 8 दिसंबर को जब उनके समूह में नेतृत्व ने दमिश्क पर कब्जा करने के बाद ये सऊदी प्रकाशन के साथ उनका पहला इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि हम विशेष रूप से खासतौर से आर्थिक और विकास के लिए और सहयोग के लिए जो अवसर है उसको सामने रखते हैं। वहीं तीसरी तरफ ये 3 मुलाकातों के बाद आप देखिए कि क्या हो रहा है कि तेल अवीव जो प्रशासन है उसने पिछले दशक में कब्जा करने वाले गोलान हाइट्स पर लगभग 30 अवैध बस्तियां स्थापित की, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग बसे हुए और इजरायली कब्जे वाले गोलान क्षेत्र में बफर जोन 1973 के अरब इजरायली युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया था। लगभग 1100 सैनिकों की संयुक्त राष्ट्र सेना जो UNDOF यानी संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षण बल तब से इस क्षेत्र में गश्त कर रही है। इससे पहले याद कीजिए कि जुलानी ने कहा था कि सीरिया को नया प्रशासन असद की सरकार के पतन के बाद भी इजराइल के साथ 1974 के सेना विघटन समझौते की शर्तों का पालन करेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये यकीन करने का भी आह्वान किया था कि इजराइल इसका पालन करे, लेकिन इजरायली सैनिकों ने अब
जबल अल शेख की चोटी पर कब्जा कर लिया, जो सीरिया और लेबनान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 2814 मीटर ऊंचा है। ये बफर जोन से आगे बढ़कर दमिश्क की ओर ये लोग गए, और जबकि जो इजरायली शासन के युद्धक विमान थे उन्होंने सीरिया पर सैकड़ों हवाई हमले भी किए थे। असद के जाने के बाद से इजराइल ने कम से कम 5 हवाई ठिकानों पर हमले में सीरियाई नौसेना के जहाजों, समुद्र से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, विमानों, जिसमें मिग-29 लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा शामिल है, गोला बारूद का भंडार, इन सबको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने बफर जोन पर कब्जा करने के बाद 1974 के सीरिया संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है, इस बात के लिए इजराइल की निंदा की गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को इस बात को बताया था कि बफर जोन में इजरायली जो फोर्सेस हैं उनकी मौजूदगी 1974 के विक्टन समझौते का पूरी तरीके से उल्लंघन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आखिर समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए, और कब्जा तो कब्जा है, चाहे वो 1 हफ्ते के लिए किया जाए, 1 महीने के लिए किया जाए, या 1 साल तक चले, ये कब्जा कब्जा ही रहेगा। नमस्कार।